हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 का टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चंस। एंड इससे कौन सा वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो पहले उसको देख लीजिएगा एंड देन टेस्ट योर नॉलेज वाला वीडियो देखिएगा। एंड सेकंड थिंग इज़ इस वीडियो का समरी बना लीजिएगा, मतलब सारी जो क्वेश्चंस हैं आप उसका समरी बना लीजिए। समरी इन द केस आपको कौन कौन से क्वेश्चंस देखने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन नहीं देखने, मतलब जो आपको आते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको एग्ज़ाम टाइम सिर्फ और सिर्फ वो कंसेप्ट वीडियोज़ देखने पड़ेंगे, क्वेश्चन वीडियोज़ देखने नहीं पड़ेंगे। ठीक है, विदाउट मच फर्दर अडू हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू सेक्शन नंबर 9A ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 स्टेट ब्रीफली द प्रोविजन फॉर रिफंड ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो हमको रिफंड बताना है, तो यहाँ पे यही है कि अगर जो भी इम्पोर्टर है वो अगर उसके पास प्रूफ्स है, वो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को सेटिस्फाई कर सकता है कि वो उसने जो ड्यूटी पे किया है वो इन एक्सेस ऑफ द एक्चुअल मार्जिन ऑफ डंपिंग है। तो अब कंसेप्ट वाले वीडियो देखेंगे तो मैंने इसको अच्छे से समझाया कि एक्चुअल मार्जिन ऑफ डंपिंग क्या होता है, इंजरी क्या होता है। तो बेसिकली इसमें मैं आपको पूरा एक्सप्लेन तो नहीं करूँगी, बस मैं आपको बता दे रही हूँ कि जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है ना, वो हमारा एक्सेस ऑफ मार्जिन ऑफ डंपिंग नहीं होना चाहिए। तो अगर इंपोर्टर प्रूफ कर पा रहा है कि वो जो ड्यूटी पे किया है वो एक्सेस ऑफ मार्जिन ऑफ ड्यूटी पे किया है, मार्जिन ऑफ डंपिंग पे किया है, तो उसको उसके हिसाब से रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे बोला है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 9AA व्हेन एन इंपोर्टर अगर प्रूव कर रहा है टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कि उसने एंटी डंपिंग ड्यूटी पे किया है इन एक्सेस ऑफ द एक्चुअल मार्जिन ऑफ डंपिंग इन रिलेशन टू सच आर्टिकल, तो उसको रिफंड मिल जाएगा। हाउएवर इंपोर्टर विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू रिफंड फॉर प्रोविजनल एंटी डंपिंग ड्यूटी अंडर सेक्शन 9AA एज द सेम इज रिफंडेबल अंडर 9A2 ऑफ द सेट एक्ट। तो अगर हाँ, और अभी नेक्स्ट बोल रहा है प्रोविजनल एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो प्रोविजनल के बेसिस में क्या होता है कि एक बार ना जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो पहले इंक्वायरी बैठाती है, वो रिव्यू करती है कि क्या सही में हमारी कंट्री को इंजरी हो रहा है अगर वो हम गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं तो। बट समटाइम्स काफ़ी टाइम लगता है इसको इंक्वायरी करने के लिए। तो अगर हमको लग रहा है कि हाँ प्राइमा फेस से हमको लग रहा है कि हाँ हमारी कंट्री में दिक्कत होगी, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को हार्म पहुँचेगा, तो एक बार हम प्रोविजनल बेसिस में हम क्या करते हैं, एक बार हम उसको अप्लाई कर देते हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी हम इनिशिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि उसका जो और फिर फर्दर जब हम फाइनल जब सेंट्रल गवर्नमेंट रिव्यू कर लेता है कि हाँ सही में इंजरी हो रही है हमारी कंट्री को, हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, तो वो उसको फाइनल ड्यूटी में कन्वर्ट कर लेते हैं उसमें। अगर हमको फाइनल में ये पता चला कि फाइनल में नहीं हो रहा है, मतलब प्रोविजनल प्राइमा फेसी में था कि हाँ इंजरी है, बट फाइनल हमको पता चला कि इंजरी नहीं है, तो जो हम एक्सेस अमाउंट पे कर चुके हैं एज एन इम्पोर्ट ड्यूटी वो हमारा रिफंड हो जाएगा। तो यहीं पे बोला है कि बट वो रिफंड जो होगा वो सेक्शन नंबर 9A सबसेक्शन 2 के हिसाब से होगा, 9AA के हिसाब से नहीं होगा। ठीक है, एंड रिफंड ऑफ एक्सेस एंटी डंपिंग ड्यूटी पेड इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। ओके, तो ये हो गया, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, विद रेफरेंस टू सेक्शन नंबर 9A1A of Custom Tariff Act, mention the ways that constitute circumvention of anti-dumping duty on imposed on an article which may warrant action by central government। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि समटाइम्स हम जब सब्सिडाइज रेट का जब हम काउंटर वेरिएंट ड्यूटी लगाते हैं या फिर जब हम एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते हैं ना, तो कुछ रीजंस के लिए लगाते हैं, फॉर द ऑब्वियस रीजंस। तो क्या होता है ना, जो इम्पोर्टर्स हैं या फिर जो एक्सपोर्टर्स हैं, मतलब सपोज चाइना से हमको माल आ रहा है, तो चाइना वाले क्या कर सकते हैं कि वो कुछ ऐसा चीज़ कर सकते हैं जिससे कि उनको एक वो छुपा सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल एंटी डंपिंग ड्यूटी हम क्यों लगाते हैं, कब लगाते हैं, जब डंपिंग होता है और जब इंजरी होता है। तो उन लोग जो एक्सपोर्टर है वो कुछ ऐसे मेजर्स ले सकते हैं जिससे कि जो रियल में है वो सर्कमवेंशन हो जाए, मतलब वो छुपाने की कोशिश कर सकते हैं कि हाँ हम कोई डंपिंग नहीं कर रहे हैं, कि तुम्हारा कोई इंजरी नहीं हो रहा है। तो क्या क्या है वो, तो इस पर सेक्शन नंबर 9A हमको मतलब क्या सर्कमवेंशन होगा, मतलब हम अवॉइड कर रहे हैं लेवी करने के लिए, मतलब हमारे ऊपर जो ड्यूटी लगी उसको हम अवॉइड करना चाह रहे हैं। तो उसके क्या कर सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन या फिर उस आर्टिकल का नाम या उस आर्टिकल का कंपोजिशन चेंज कर सकते हैं, या उस कंट्री जिस कंट्री से आ रहा है हम ओरिजिन चेंज कर सकते हैं। सपोज हमको चाइना से आ रहा है तो उसमें एंटी डंपिंग ड्यूटी लगता है, तो ऐसे कर सकते हैं कि चाइना से पहले जापान जाए, जापान से फिर इंडिया आए, तो वैसा भी अलाउ नहीं है। उसके बाद वो इंपोर्ट कर सकते हैं ऑफ सच आर्टिकल, वो अनअसेंबल या डिसअसेंबल फॉर्म में कर सकते हैं, मतलब एक चीज़ को बहुत सारी पार्ट्स में डिवाइड करके भेज सकते हैं, या एनी अदर मैनर में कर सकते हैं जहाँ पे एंटी डंपिंग ड्यूटी सो इम्पोजेस और रेंडर्ड इनफेक्टिव। तो इस केसेस में भी हम इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा और देन उसके बाद एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएगा। ठीक है, नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन शैल द सेफगार्ड ड्यूटी अंडर सेक्शन 8B ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट नॉट इम्पोज। हमको कुछ एग्जाम्पशन दिया था कि डेवलपिंग कंट्री है तो उसका जो शेयर ऑफ इम्पोर्ट ऑफ दैट आर्टिकल है वो अगर 3% ऑफ टोटल इम्पोर्ट ऑफ दैट आर्टिकल इनटू इंडिया से एक्सेड नहीं कर रहा है तो उसमें से सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगेगा। उसके बाद अगर हम मोर देन 1 डेवलपिंग कंट्री से इम्पोर्ट कर रहे हैं तो एज लॉन्ग एज उसका जो एग्रीगेट है ईच का 3% है एंड टुगेदर मेक होकर 9% ऑफ द टोटल इम्पोर्ट ऑफ दैट आर्टिकल इनटू इंडिया होगा। एंड थर्ड है हमारा आर्टिकल जो कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं 100% EOU या स्पेशल इकोनॉमिक जोन से, उसमें सिर्फ और सिर्फ ड्यूटी उसमें लगेगा जो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया होके जा रहे हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल बाय द इंपोर्टर टू मेक द इंपोर्टेड गुड्स एलिजिबल फॉर प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी प्रेस्क्राइब बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब कब हमारा प्रेफरेंशियल ड्यूटी लगेगा, तो यहाँ पे प्रेफरेंशियल ड्यूटी हमारा कॉलम नंबर 5 में ही हमको लिख देना। तो गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 25 ऑफ कस्टम एक्ट प्रेस्क्राइब कर सकता है प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ इम्पोर्ट एंड सर्टन प्रेफरेंशियल एरियाज। मतलब कुछ प्रेफरेंशियल ड्यूटी कर सकता है कुछ कुछ आर्टिकल्स के लिए, या कुछ कुछ आर्टिकल्स अगर वो मैन्युफैक्चर वहाँ होंगे तो कुछ प्रेफरेंशियल एरियाज डाल सकता है। तो क्या क्या है वो, तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो इंपोर्टर है उसको फॉलोइंग कंडीशंस फुलफिल करना है अगर उसको प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी पे करना है। तो फर्स्ट है कि एट द टाइम ऑफ इंपोर्टेशन ही शुड मेक अ स्पेसिफिक क्लेम फॉर द प्रेफरेंशियल रेट। तो सबसे पहले तो उसको अप्लाई करना है कि मुझे प्रेफरेंशियल रेट में चाहिए, ठीक है। फिर ही शुड ऑल्सो क्लेम दैट द गुड्स आर प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चरिंग सच प्रेफरेंशियल एरिया। उसके बाद उसको ये भी बताना है, मतलब कुछ प्रेफरेंशियल एरियाज़ है उसी प्रेफरेंशियल एरियाज़ में वो गुड्स का मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन होना चाहिए। थर्ड कि जो एरियाज़ हैं वो सेक्शन नंबर 4 सब सेक्शन 3 ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट में नोटिफाई होना चाहिए। एंड फोर्थ है कि जो ऑरिजिन ऑफ गुड है वो shall be determined in accordance with the rules made under section 4 subsection 2 of the custom tariff act। तो बेसिकली सेक्शन नंबर 4 सब सेक्शन 2 एंड सेक्शन नंबर 4 सब सेक्शन 3 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट जो बोले हैं, मतलब जो ऑरिजिन ऑफ गुड्स होगा, जो नोटिफाइड एरियाज़ होंगे वो होंगे। उसके बाद वो क्लेम करेगा कि मैं प्रेफरेंशियल एरिया में प्रोड्यूस से मैन्युफैक्चर किया हूँ और वो क्लेम करेगा कि मैं प्रेफरेंशियल रेट लेना चाहता हूँ। अगर ये फॉलोइंग कंडीशंस फुलफिल करेगा तो उसको प्रेफरेंशियल रेट मिल जाएगा। डिटर्मिनेशन ऑफ, यहाँ पे बोल रहा है कि जो डिटर्मिनेशन ऑफ ऑरिजिन है वो इंपॉर्टेंट है जिस टू अलाउ कंसेशनल रेट ऑफ कस्टम जनरली एज पर द रूल्स। ए इफ़ द गुड्स आर अनमैन्युफैक्चर इट शुड बी ग्रोन और प्रोड्यूस इन दैट एरिया। तो अगर मैन्युफैक्चर गुड्स नहीं है तो वहाँ पे उस प्रेफरेंशियल एरिया में वो ग्रोन या प्रोड्यूस होना चाहिए। बट बी अगर वो फुल्ली मैन्युफैक्चर्ड है इन दैट कंट्री तो इट शुड बी मैन्युफैक्चर फ्रॉम मटेरियल प्रोड्यूस और विद अनमैन्युफैक्चर्ड मटेरियल फ्रॉम दैट कंट्री। एंड इफ इट इज़ पार्शियली मैन्युफैक्चर्ड इन दैट कंट्री फाइनल प्रोसेस शुड बी कंप्लीटेड इन दैट कंट्री। अच्छा, तो यहाँ पे ये कि ऑरिजिन क्यों इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, अगर जो गुड्स है वो अनमैन्युफैक्चर्ड है तो वो वहाँ पे एटलीस्ट प्रोड्यूस या ग्रोन होने चाहिए। सेकंड, अगर वो मैन्युफैक्चर है तो वो जो मटेरियल जो कि इंडिया में मतलब हमारी कंट्री में प्रोड्यूस हुआ है उस मटेरियल से होना चाहिए। एंड थर्ड, अगर वो पार्शियली मैन्युफैक्चर है हमारे कंट्री में तो जो फाइनल प्रोसेस है ना वो हमारे कंट्री में होना चाहिए, या फिर एटलीस्ट कुछ स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर हमारे कंट्री का होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं प्रेफरेंशियल रेट लेने के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे बोल रहा है राइट अ नोट ऑन इमरजेंसी पावर टू इम्पोज और एनहेंस इम्पोर्ट ड्यूटी अंडर सेक्शन 8A ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट। तो यहाँ पे दो इमरजेंसी पावर थे, एक एक्सपोर्ट ड्यूटी के लिए था, एक इम्पोर्ट ड्यूटी के लिए था। तो यहाँ पे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाई है कि जो बेसिक कस्टम ड्यूटी जो आर्टिकल में लग रहा है उसको हमको इंक्रीज़ करना है और ऐसा सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट कर रहा है जिसके लिए हमको नेसेसरी इमीडिएट एक्शन लेना है, तो वो एक नोटिफिकेशन कर सकती है। नोटिफिकेशन में फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट जो है उसको अमेंड करके जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको इंक्रीज़ कर सकती है, ठीक है। ये सिमिलरली यहाँ पे सेम एक्सपोर्ट ड्यूटी के ऊपर भी है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाई हो रहा है कि जो बेसिक जो कस्टम ड्यूटी में कुछ आर्टिकल पे हमको एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाना है तो वो नोटिफिकेशन करके कस्टम टैरिफ एक्ट का सेकंड शेड्यूल को अमेंड करके एक्सपोर्ट ड्यूटी इम्पोज कर सकती है या फिर इंक्रीज़ कर सकती है। मतलब जिसमें है ही नहीं उसमें लगा सकती है, या फॉर एग्जांपल किसी में है तो उसको इंक्रीज़ कर सकती है। बट ऑब्वियसली सर्कमस्टांसेस कॉल्स होना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ सर्कमस्टांसेस होना चाहिए जिसमें हमको ये सब लगाना पड़ रहा है, ठीक है। ऐसे मनमर्जी नहीं कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन नंबर 6 में आता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहे हैं डिटरमाइन द कस्टम ड्यूटी पेबल अंडर कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 इंक्लूडिंग सेफगार्ड ड्यूटी। हमारा 8B में 30% है विद द फॉलोइंग डिटेल अवेलेबल है हमको, ठीक है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट चीज़ है कि एसेसेबल वैल्यू ऑफ सोडियम नाइट्रेट जो कि हम इंपोर्ट किए हैं फ्रॉम अ डेवलपिंग कंट्री फ्रॉम 26 जनवरी 2018 से 25 फरवरी 2019 30 लाख है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको सेफगार्ड ड्यूटी दिया, डेवलपिंग कंट्री दिया, तो 3% याद आना चाहिए। उसके बाद बोल रहा है कि जो शेयर ऑफ इंपोर्ट ऑफ सोडियम नाइट्रेट फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्री अगेंस्ट टोटल इंपोर्ट ऑफ सोडियम नाइट्रेट टू इंडिया 4% है, ओके। उसके बाद बेसिक कस्टम ड्यूटी है, उसके बाद इंटीग्रेटेड टैक्स है और उसके बाद सोशल वेलफेयर चार्जेस है। तो दैट मीन्स अगर वो 4% है तो हमारा जो एग्जाम्पशन क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा तो हमारा जो सेफगार्ड ड्यूटी है वो लग जाएगा, ठीक है। तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको आंसर में डायरेक्ट ले चलती हूँ।
हाँ, यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो एसेसेबल वैल्यू है वो आ जाएगा, दैट इज़ 30 लाख हमारा एसेसेबल वैल्यू है। सब और बीसीडी हमारा 10% पे लगता है ये एसेसेबल वैल्यू में, तो ये 30,000 आ जाएगा, सॉरी 30 लाख का 10% 3 लाख हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा जो सेफगार्ड ड्यूटी है वो लगेगा। यहाँ पे ब्रैकेट में बेसिकली यही लिखा है कि अगर वो 3% तक होता तो हमको एग्जाम्पशन क्राइटेरिया में हमारा सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगता, बट क्योंकि 4% है इसमें हमारा सेफगार्ड ड्यूटी लगेगा। जो हमारा सेफगार्ड ड्यूटी लगता है वो हमारे एसेसेबल वैल्यू में लगता है, तो ये 30 लाख का 30% लगेगा, दैट इज़ 9 लाख लगेगा। ठीक है, अब जो हमारा सोशल वेलफेयर चार्जेस है वो ऑलवेज एंड ऑलवेज बीसीडी में लगता है, तो 3 लाख का 10% 30,000 हो जाएगा। तो टोटल हम कितना टैक्स पे किए, टोटल हमारा वैल्यू कितना हो गया आफ्टर टैक्स, 30 लाख प्लस 3 लाख प्लस 9 लाख प्लस 30,000, तो हमारा 42,30,000 हो गया। और इसमें फिर हमको IGST पे करना है 12% में। ठीक है, तो ये हमारा 507600 हो जाएगा। और कितना टोटल ड्यूटी कितना पे, तो सारे टैक्सेस को प्लस करते हैं, दैट इज़ 3 लाख 9 लाख 30,000 एंड 507600 करना है। क्लियर है। यहाँ पे नोट में क्या किया है, इट हैज़ बीन क्लेरिफाइड बाय DGFT वाइड गाइडेंस नोट दैट द वैल्यू फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स शैल आल्सो इंक्लूड सेफगार्ड ड्यूटी अमाउंट। तो यहाँ पे हमको DGFT ने गाइडेंस में बताया कि जब हम IGST कैलकुलेट करेंगे ना, तब हमको ये भी लेना है, ये सेफगार्ड वाला भी अमाउंट लेना है। क्लियर है। ओके, अब लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं और दोनों क्वेश्चन एकदम ईजी हैं। अरे यार, फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी 7th क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोटेक्टिव ड्यूटी एंड सेफगार्ड ड्यूटी। और 8 क्वेश्चन है, ब्रीफली एग्जामिन 8 क्वेश्चन है। तो पहले 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको ले चलती हूँ प्रोटेक्टिव ड्यूटी। प्रोटेक्टिव ड्यूटी क्यों करते हैं कि अगर हमको मतलब इंडिजिनस इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन देना रहता है तो हम करते हैं प्रोटेक्टिव ड्यूटी। और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट अगेन पहले टैरिफ कमीशन देखता है। टैरिफ कमीशन को लगता है कि हाँ हमारी इंडिजिनस इंडस्ट्री को हार्म पहुंच रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को रेकमेंड करेगा, देन सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा प्रोटेक्टिव ड्यूटी लेवी करेगी। बट ये जो प्रोटेक्टिव ड्यूटी है वो उतना स्टिफ नहीं होना चाहिए जिससे कि हमारी इंपोर्ट डिस्करेज ना हो जाए, और ये सफिशेंटली एट्रैक्टिव होना चाहिए जिससे कि हमारे इंपोर्ट भी एंकरेज होते रहे। ठीक है, उसका इसका ड्यूरेशन जब तक जितना फर्स्ट शेड्यूल में बोला गया उतना होगा। और अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्टर कर सकता है सच को, और उस पर हाउएवर अगर इंक्रीज़ करवाना है तो अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट रिक्वायर्ड होगा। क्लियर है। ओके, एंड यहाँ पे बोल रहे हैं कि सेफगार्ड ड्यूटी क्या है। सेफगार्ड ड्यूटी में 2 केसेस में लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है। अगर जो आर्टिकल इंपोर्टेड मतलब इंक्रीज क्वांटिटी में आर्टिकल्स इंपोर्ट हो रहे हैं, या जो इंक्रीज इंपोर्टेशन की वजह से हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको सीरियस इंजरी हो रही है। ठीक है, इसलिए हो सकता है सेफगार्ड ड्यूटी हम इम्पोज कर सकते हैं। अगेन ये 4 ईयर्स के लिए होगा। एंड इस बेसिकली डिफरेंस का पॉइंट इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को विथ रिस्पेक्ट टू द टैरिफ कमीशन का रिकमेंडेशन के हिसाब से करना है। ठीक है, और इसमें इसका पर्पज़ ये है, उसका पर्पज़ वो है, ऐसा लिख देना है। इसमें 4 ईयर्स के लिए होता है, फर्दर एक्सटेंड हो सकता है, और टोटल रेस्ट्रिक्टेड टू 10 ईयर्स के लिए ही हो सकता है। इसमें सारे कस्टम ड्यूटी के कस्टम एक्ट के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सब लगेंगे। और जो सेफगार्ड ड्यूटी है वो प्रोडक्ट स्पेसिफिक हो सकता है, एजुकेशन सेस एंड हायर एजुकेशन सेस नहीं लगेगा। ये इन एडिशन टू द BCD लगता है। ये सब पॉइंट्स आपको लिखने हैं। और अगेन एग्जाम इसमें ऐसे कुछ एग्जाम्पशंस नहीं है, इसमें एग्जाम्पशंस है, ये सब लिखना है। एंड लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा था, ब्रीफली एग्जामिन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द लेवी ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी अंडर कस्टम टैरिफ एक्ट। तो हमको नेचर एंड सिग्निफिकेंस बताना है, तो यहीं पे आपको मतलब पूरा एंटी डंपिंग ड्यूटी ही एक्सप्लेन कर देना है। मैं हाईली सजेस्ट करूँगी कि एक बार इसका कंसेप्ट ज़रूर देखिएगा, कंसेप्ट वीडियो, क्योंकि हमेशा एक ना क्वेश्चन, जैसे वैल्यूएशन ऑफ कस्टम से एक क्वेश्चन आता ही है, वैसे एक ना एक क्वेश्चन ये एंटी डंपिंग, काउंटर वेलिंग और सेफगार्ड ड्यूटी से आता ही आता है। एंड मैंने पूरा एग्जांपल लेके इसमें यहाँ पर आपको समझाया है, तो आई सजेस्ट कि इसमें देख के कर लीजिएगा। भले ही क्वेश्चन वाले वीडियो मत देखना, ये वीडियो ज़रूर देखना। और अगर आप ये बात सुन रहे हैं तो आपने ऑलमोस्ट क्वेश्चन वाले वीडियो भी देख लिए हैं, बट स्टिल थोड़ा सा टाइम और लगेगा, वो वीडियो भी ज़रूर देखना। ठीक है, तो इसका नेचर एंड क्या पूछा था, नेचर एंड समथिंग पूछा था ना, इम्पोर्टेंस पूछा था, तो वो बेसिकली आपको ये लिखना है कि हमको इसलिए चाहिए, नेचर इसमें क्या आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। और हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इंजरी नहीं होना चाहिए, इसलिए हमको ये इम्पोज करते हैं। अगर हम जिसको इम्पोज करते हैं वो हमारे हमारी जो डंपिंग अमाउंट मार्जिन है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड यही सब एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है,
तो ये वाला ज़रूर से कर लीजिएगा। इसमें इलस्ट्रेशन भी मैंने कंसेप्ट वाले वीडियोज़ में किए हैं। ओके, तो दैट्स इट गाइज। यहाँ पे समरी ज़रूर बना लीजिएगा क्वेश्चंस का, कि जो आपको देखना है क्वेश्चन, जो नहीं देखना है उस हिसाब से। एंड सो ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर many other videos of custom. Okay, so bye bye.